चलिए, चलो तो आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। दैट टॉपिक इज न्यूक्लियर फिजिक्स, है ना। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, आपका बस एक ही चीज बचा हुआ है, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी, है ना। बाकी तो आपने कवर कर दिया है। कुछ क्वेश्चंस मैं साइन करता हूँ, मैंने बनाया था आज भूल गया, बेस्ड ऑन द मॉडर्न फिजिक्स। तो जब आपका मॉड्यूल या बाकी जो चीज आप कर रहे हो हो जाए तो फिर आप अटेंड कर लेना, है ना। पहले के मॉड्यूल करते हैं इसको, है ना? इसलिए मैं ज्यादा क्वेश्चंस नहीं भेजता, क्योंकि फिर स्टूडेंट मॉड्यूल छोड़ के ना दूसरी चीजें सॉल्व करने लगते हैं। तो ज्यादा प्रायोरिटी आपके मॉड्यूल पे होनी चाहिए। ठीक है, चलो। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग द न्यूक्लियर फिजिक्स, है ना। वी आर स्टडिंग द न्यूक्लियर फिजिक्स, है ना। कोई बात है कि न्यूक्लियर फिजिक्स एज द नेम सजेस्ट, फिजिक्स ऑफ न्यूक्लियस को ही हम न्यूक्लियर फिजिक्स बोलेंगे। वह फिजिक्स के जिस टॉपिक में हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं, वी कॉल एज न्यूक्लियर फिजिक्स। और हम जानते हैं कि न्यूक्लियस वर्ड न्यूक्लियर एटम, हम एक्सक्लूसिव एटम्स मतलब ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन से हमें कोई is a central core of atom. Central core of atom where total positive charge and almost complete mass. This is known as the atomic number. ये जो होता है इसको हम क्या होता है जैसे कि आपका एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर का मतलब हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना। कि भाई किसी भी न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वही इसका क्या होगा जैसे कि आपका एटॉमिक नंबर होगा। और ये जो होता है ये आपका हो जाएगा जैसे कि आपका मास नंबर। दिस इज सिंपली नोन एज ए मास नंबर, और मास नंबर का मतलब हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, है ना। कि टोटल नंबर ऑफ क्या हो जाएगा जैसे कि आपका न्यूक्लियॉन्स, है ना। कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स का मतलब हो जाएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होता है वो क्या होता है जैसे कि आपका ए होता है। तो कोई भी जो न्यूक्लियस होगा ना तो उसको हम इस तरह से शो करते हैं जेड एक्स से, है ना। जेड इज द एटॉमिक नंबर, और ए जो होता है इसका क्या होता है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, या टोटल नंबर ऑफ क्या हो जाएगा जैसे कि आपका प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो हम कंबाइन देखते हैं, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं जैसे कि आपका मास नंबर, राइट। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले जो चीज आप इसमें डिफाइन करोगे, काफी थोड़ा सा कंसेप्चुअल टॉपिक है ये, कई चीजें इसमें आपको समझनी होती है। तो सबसे पहले जो हम डिसाइड करेंगे यहाँ पे कि भाई कुछ टर्म्स होते हैं, है ना। कि भाई जैसे सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं यहाँ पे कि व्हाट इज द आइसोटोप्स, है ना। कि भाई दो चीज आइसोटोप्स का मतलब क्या हो जाएगा। तो आइसोटोप्स हम जानते हैं कि आइसोटोप्स जो होते हैं ये आपको हो जाएगा सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना। कि भाई दो आइसोटोप्स में प्रोटॉन तो सेम होते हैं बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं जैसे कि आपका आइसोटोप्स। ऐसे आपका देगा आइसोबार्स, है ना। दूसरे जो हो जाएंगे आइसोबार्स। तो आइसोबार्स जो होते हैं दिस इज योर सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, है ना। कि इसमें सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं, है ना। बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, डिफरेंट नंबर्स ऑफ प्रोटॉन, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं जैसे कि आपके आइसोबार्स, है ना। कि भाई आइसोटॉप्स हो गए, आइसोबार्स हो गए, एक और होता है आइसोटोन्स, है ना। थर्ड जो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, वे डिफाइन द आइसोटोन्स, है ना। तो जो आइसोटोन्स होते हैं इसमें सेम ए माइनस जेड होता है, दिस इज द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मतलब ए और जेड दोनों डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होने का मतलब हो गया ए माइनस जेड इज सेम। ए और जेड डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन ए माइनस जेड की वैल्यू क्या होगी सकते आपके सेम, राइट। तो न्यूक्लियस के रिगार्डिंग अगर हम थोड़ा सा आइडिया लें तो जो न्यूक्लियस का सबसे पहले जो हम डिफाइन करेंगे, वी डिफाइन द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, हाँ। सबसे पहले जो आप डिफाइन करोगे यहाँ पे
वी डिफाइन द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। भाई न्यूक्लियस की रेडियस क्या होगी, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है ना। तो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस जो होता है ना, उसकी वैल्यू होती है r इक्वल टू r नॉट a की पावर 1/3 है ना। जो r नॉट एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपकी होती है 1.2 फर्मी है ना। ये r नॉट की वैल्यू क्या होती है 1.2 फर्मी। कोई बात है कि जो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस होगा वो a के ऊपर डिपेंड करता है। अगर डिफरेंट डिफरेंट मास नंबर के कोई न्यूक्लियस है तो सबकी रेडियस सेम नहीं होती। रेडियस मास नंबर के ऊपर क्या करेगा, जैसे आपका डिपेंड करेगा। लेकिन जो एक सरप्राइजिंग टर्म है कि जो डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस होता है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए, इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए। वह रेडियस डिपेंड करता है लेकिन डेंसिटी की वैल्यू डिपेंड नहीं करती, क्योंकि जब मास बाय वॉल्यूम लेंगे तो मास में भी ए आएगा, और वॉल्यूम में भी जब आप क्यूब पावर होगी तो ए कैंसिल हो जाता है। तो नॉर्मली जो डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ए होती है, और उसकी वैल्यू ये होती है 1.7 into 10 to the power 23 kg per meter। हाँ, भाई डिफरेंट कोई भी न्यूक्लियस हो, सबका रेडियस अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबकी डेंसिटी क्या रहती है, जैसे कि आपकी सेम रहती है, राइट। तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस जो होता है ये इंडिपेंडेंट ऑफ क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका ए होता है। तो सबसे पहले हमने थोड़ा सा न्यूक्लियस के बारे में आइडिया लिया, जो डिफरेंट न्यूक्लियस होंगे उसका बेसिक स्ट्रक्चर आपका क्या होगा। डिफरेंट डिफरेंट जो न्यूक्लियस होंगे इसके हम बेसिक स्ट्रक्चर की वजह से आपकी बात कर रहे हैं, राइट। इसके हम आते हैं न्यूक्लियस में सबसे पहली जो चीज आप पढ़ते हो, वी स्टडी द बाइंडिंग एनर्जी, है ना भाई। सिंपल सा न्यूक्लियस की एक बाइंडिंग बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। भाई जो न्यूक्लियस होगा इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, तो हम ये बोलेंगे कि न्यूक्लियॉन्स आर बाइंडेड in nucleus and energy has to be supplied, energy has to be supplied to break them, energy has to be supplied to break them, है ना। भाई हमेशा न्यूक्लियस में बाइंडेड होंगे और उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी सप्लाई होगी, है ना। सिंपल सा यही से बाइंडिंग एनर्जी आ गया, एनर्जी विथ विच nucleons are binded in nucleus, binded in nucleus is called binding energy, binding energy। तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आ गया, एक हमने बाइंडिंग एनर्जी की बात की कि जो न्यूक्लियस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं ये आपस में बाइंडेड होते हैं, तो जिस एनर्जी से वो न्यूक्लियस के अंदर बाइंडिंग होंगे उसी को हम बोलते हैं जैसे कि आपकी बाइंडिंग। अब एक चीज आती है, बाइंडिंग एनर्जी आती कहां से, तो बाइंडिंग एनर्जी आती है मास डिफेक्ट, है ना। कि हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं मास डिफेक्ट, है ना। मास डिफेक्ट ये होता है कि जो फाइनल न्यूक्लियस का मास होता है वो हमेशा उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कम, और इसी एनर्जी डिफरेंस को हम क्या होता है मास डिफेक्ट। जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन मिलकर अगर कोई न्यूक्लियस फॉर्म कर रहा है तो न्यूक्लियस का मास अगर आप मास स्पेक्ट्रोमीटर से कैलकुलेट करोगे तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से कम होता है। तो जो मास का होता है डिफरेंस होता है, इसी को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो जब मैं यहाँ पे मास डिफेक्ट लिखूंगा ना, तो मास डिफेक्ट को अगर मैं डेल्टा एम लिख रहा हूँ तो डेल्टा एम की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी, सबसे पहले हम ले लेंगे मास ऑफ द प्रोटॉन, जेड एम पी हो जाएगा। कि अगर एक मास प्रोटॉन का मास एम पी है तो जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, प्लस हम ले लेंगे मास ऑफ द न्यूट्रॉन हो जाएगा एम एन। एक न्यूट्रॉन का मास कितना है, जैसे आपका एम एन है, तो ये जो मास होगा ना पूरा, इसको अगर मैं इस तरह से लिखूं तो ये मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स हो जाएगा। ये जो हो जाएगा जैसे आपका दिस इज द न्यूक्लियॉन मास, न्यूक्लियॉन मास।
है ना। तो मतलब आइडिया तो ये होना चाहिए कि जो न्यूक्लियस जिससे कि न्यूक्लियस मिलकर बना हुआ है, न्यूक्लियस का मास इसके इक्वल होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। इसका मास हमेशा न्यूक्लियस के मास से ज्यादा होता है ना। तो जब हम इस न्यूक्लियन के मास से मास ऑफ द न्यूक्लियस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, कि भाई ये जो लास्ट मैंने लिखा है, दिस इज द मास ऑफ द न्यूक्लियस, दिस इज सिंपली योर मास ऑफ द न्यूक्लियस, है ना। तो दोनों में डिफरेंस होता है, इसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, जैसे आपका मास डिफरेंस। और यही मास डिफरेंस आइंस्टाइन की मास एनर्जी इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग ये एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है ना। और वही एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी होती है, कि जब दोनों इस तरह से कंबाइन होते हैं तो एक मास का डिफरेंस आता है, और वो मास का डिफरेंस एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और वही जो एनर्जी होती है वो न्यूक्लियस को क्या करती है, बाइंड करके रखती है ना। तो सिंपल से यहाँ पे अगर हम बाइंडिंग एनर्जी लिखते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी, अगर हम यहाँ पे सिंपल सा बाइंडिंग एनर्जी अगर लिखें, तो जो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू होती है ये आपकी होती है बेसिकली आपके डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, क्या स्पेस के मास से एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और वो एनर्जी हो जाएगी सबसे आपकी एम इंटू सी स्क्वायर। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो बाइंडिंग एनर्जी आप निकालते हो उसको आप एम सी स्क्वायर की बजाय मास डिफेक्ट को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, डेल्टा एम इंटू 931.5 से मल्टीप्लाई करते हैं सीधे, तो यहाँ से एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना। क्योंकि इससे तो एनर्जी जूल वगैरह में आएगी, मास अगर आप ग्राम या केजी में लिखो और स्पीड ऑफ लाइट पुट करो तो इससे एनर्जी आपकी जूल में आएगी। लेकिन ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, क्योंकि एनर्जी हमेशा कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हम बात करते हैं। मास डिफेक्ट को अगर हम टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो सीधे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आती है ना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जब ये फॉर्मूला आप यूज करोगे, यहाँ पे जो डेल्टा एम होना चाहिए वो एएमयू में होना चाहिए, एटॉमिक मास यूनिट, है ना। जब भी हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे तो किसी में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जब आप पुट करोगे तो किसमें होगा, एटॉमिक मास यूनिट। अगर डिफरेंट डिफरेंट की एटॉमिक मास यूनिट लिखनी है तो जो आपका बाइंडिंग एनर्जी होगी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे आपकी हो जाएगी, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी। ये हमने न्यूक्लियस के फॉर्मेशन की बात की कि जब भी कोई न्यूक्लियस फॉर्म होगा तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी, और जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी वो जितना ही ज्यादा बेसिकली आपका स्टेबल। तो एक पैरामीटर जो कि स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को प्रेडिक्ट करता है उसको हम बोलते हैं B/A, हाँ बाइंडिंग एनर्जी तो आपने निकाल लिया, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी में ए न्यूक्लियस का अलग अलग हो सकता है, तो हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, इट्स अ टर्म दैट स्पेसिफाई, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, है ना, ए टर्म दैट स्पेसिफाई स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, कैसा टर्म जो कि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को स्पेसिफाई करता है, इज B/A, बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियो, है ना। बाइंडिंग एनर्जी को अगर हम टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से डिवाइड कर दें तो जो B/A टर्म होगा यही न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को डिसाइड करता है, और जो B/A है इस टर्म्स का मतलब हो जाएगा एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड, एवरेज एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, पर न्यूक्लियॉन रिक्वायर्ड, राइट, टू ब्रेक एन एटम, टू ब्रेक ए न्यूक्लियस, है ना। भाई B/A को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा एवरेज एनर्जी पर न्यूक्लियॉन रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए न्यूक्लियस, है ना। जितनी एवरेज एनर्जी ज्यादा लेगी पर न्यूक्लियस में उतने ज्यादा एटम क्या होगा, क्या आपका स्टेबल। तो स्टेबिलिटी को वैसे बाइंडिंग एनर्जी तो डिफाइन करती है, भाई बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगा तो स्टेबल ज्यादा होगा, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट टर्म B/A है कि B/A जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल, और जिसका B/A कम होगा वो जो न्यूक्लियस है वो कम स्टेबल। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ आता है, तो पूरी चीजें जो है ना, पूरी की जो इसकी थ्योरी जो है ये इसी ग्राफ के ऊपर डिपेंड करती है। तो हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं जो कि एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है ना। यहाँ पे सब टर्म जानने के बाद मास इफेक्ट क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है ना, ये सारे टर्म क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, दैट इज द ग्राफ बिटवीन द B/A वर्सेस A, है ना। यहाँ पे जस्ट आप इस ग्राफ को ठीक से देख लेना एक बार एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी का जो वर्जन होगा ना एग्जैक्ट उसी को हम फॉलो करेंगे, है ना। एक बार आप एनसीईआरटी में इसको देख लीजिए, वैसे मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ काफी हद तक सुंदर है, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी में इस चीज को आप देखोगे एक बार। जस्ट आपने यहाँ पे एक इस तरह से ग्रिड टाइप का ग्राफ बना लिया,
है ना। एक इस तरह से यहाँ पे क्या बना लिया, जैसे कि आपका ग्रिड टाइप का ग्राफ है ना। इसमें y एक्सिस के अलोंग b बाई a है और x एक्सिस के अलोंग आपका a। b बाई a की जो यूनिट है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। भाई डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस का आपने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या निकाल लिया, जैसे कि आपकी एनर्जी निकाली और इसमें आपने कुछ टर्म डिफाइन कर दी। भाई इस तरह से ग्रिड अगर हम बना दें, ये आपका 2 हो गया, यहाँ पे आपका 4 हो गया, फिर आपका 6 आ गया, है ना। और है ना 2 4 6, इसके बाद 8 आ गया आपका, एंड सो ऑन, है ना। यहाँ पे आपका आ गया 2 4 6 8, है ना। भाई सॉरी, यहाँ से स्टार्ट हो गए भाई 2 4, यहाँ पे आपका 6 आ गया और ये 8 आ गया, यहाँ पे 10 दिया है ना कि 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक आपने काम बना लिया। ऐसे एक्सेस के अलाउंग हम ये ले लेते हैं। तो एक के लिए जो हम ग्रिड बना रहे हैं वो 50 एंड 100 के टर्म्स, है ना। यहाँ पे जो टर्म हम यहाँ पे बना रहे हैं, यहाँ पे आपका आ गया 50, एक की वैल्यू 50 है, फिर आपका 100 आ गया, है ना। फिर आपका आ गया जैसे कि आपका 150, है ना। फिर आपका यहाँ पे आ गया 200 और यहाँ पे आ गया 250, है ना। तो बहुत सारे अलग अलग न्यूक्लियस होंगे, तो सब न्यूक्लियस का आपको ए पता होगा और उसका हम बी बाई ए निकालेंगे कि बी बाई ए कैलकुलेट करेंगे और उसका ए के साथ ग्राफ बनाएंगे। तो इसका जो ग्राफ होगा ना, ऑलमोस्ट आपका इस तरह से होता है। इस ग्राफ को जब आप प्लॉट करोगे तो ये यहाँ से कहीं से स्टार्ट होता है, ये इस तरह से, है ना। इस तरह से स्टार्ट होके कुछ डिप्स होंगे स्टार्टिंग में, लाइक दैट, है ना। ये आपका हो गया और उसके बाद ये इस तरह से पीक करके ऐसे चला जाएगा, है ना। डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस का जो बी बाई ए वर्सेस ए का ग्राफ बना है, ये जो ग्राफ होगा ऑलमोस्ट आपका इस तरह से होगा। एक बार लेकिन एनसीईआरटी जरूर लिखो, क्योंकि पूरे टॉपिक में ये ग्राफ। तो सिंपल सा यहाँ पे जो सब्सटेंस है ना, यहाँ पे आपका आ गया कि ये आपका S2 हो गया, है ना। यहाँ पे जो सब्सटेंस आ गया वो S3 हो गया, ये आइसोटॉप्स है ना हाइड्रोजन के। यहाँ पे आपका आ गया हीलियम आ गया, He4 आ गया, यहाँ पे आ गया लिथियम आ जाता है आपके, लिथियम 4 आ गया, एंड सो ऑन, बहुत बाकी सब्सटेंस होंगे। लेकिन यहाँ पे एक पीक आता है, अगर यहाँ पे इस ग्राफ का एक पीक आ रहा है जो कि 56 पे आता है ना। तो मतलब सबसे स्टेबल सब्सटेंस जो है ना, आयरन 56, है ना। ये जो आयरन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है ना। इससे ज्यादा स्टेबल किसी का न्यूक्लियस नहीं होता है। मोस्ट स्टेबल जो है वो आयरन का क्या होता है, सकते आपका न्यूक्लियस। तो उसकी बी बाई ए की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम, है ना। उससे बाकी सब चीज की न्यूक्लियस क्या होगी, कम होगी। और इसमें जो स्टेबिलिटी रीजन होता है, अगर हम बात करें बेसिकली आपकी स्टेबिलिटी रीजन, वे किस ए के ज्यादा न्यूक्लियस स्टेबल होंगे। तो जो स्टेबिलिटी रीजन आता है इसमें, ये आपका आ जाता है 50 टू 80, है ना। कि भाई 50 से लेके 80 तक जो न्यूक्लियस होंगे ए के, भाई 50 से लेके यहाँ पे 80 तक स्टेबल ज्यादा होंगे, क्योंकि इसकी बी बाई ए की एवरेज आपकी ज्यादा है ना। तो ये इसका ग्राफ है जो कि थोड़ा सा आपको जानना चाहिए। और ये जो आपने ग्राफ बनाया है, ये बी बाई ए वर्सेस किसके बीच में ग्राफ बनाया, वर्सेस आपकी ए के बीच में, है ना। तो जस्ट आपको न्यूक्लियस के रिगार्डिंग ये ग्राफ और बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट थोड़ा सा पता होना चाहिए। यार न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी होगी कुछ, वो हम निकाल सकते हैं, जो मैंने मास डिफरेंस बनाया है उससे। आप अब एक चीज आ जाती है कि मेनली न्यूक्लियर फिजिक्स में ना आपको न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ना पड़ता है ना। कि भाई कोई भी अगर न्यूक्लियर फिजिक्स आप पढ़ रहे हो तो इसमें क्या पढ़ना है कि आपका न्यूक्लियर रिएक्शन, है ना। भाई केमिकल रिएक्शन इज द डिफरेंट थिंग, यहाँ पे हम न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करेंगे, है ना। कि वी अबाउट द न्यूक्लियर रिएक्शन, जिसमें कि सिर्फ न्यूक्लियस इन्वॉल्व है, बाकी कोई प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व नहीं। न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या चीज इन्वॉल्व है, जैसे कि आपका न्यूक्लियस। तो कोई भी टाइपिकल न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होता है ना, ये कुछ कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, है ना। कोई भी टिपिकल अगर न्यूक्लियर रिएक्शंस है तो वो हमेशा कुछ एक कॉन्सेप्ट टाइपिकल चीजों को फॉलो करेगा। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में पहला जो कंसेप्ट होता है, हम ये बोलते हैं कि सम ऑफ मास बिफोर द रिएक्शन, बिफोर रिएक्शन is greater than the sum of mass after reaction.
sum of mass after reaction, है ना, कि sum of mass before the reaction is greater than sum of mass after reaction, है ना, and this difference, है ना, कि रिएक्शन के बाद ज्यादा होता है, and this difference convert into energy, called as Q value, है ना, कि भाई जो रिएक्शन का रिएक्टेंट का मास होगा उस वो हमेशा प्रोडक्ट के मास से ज्यादा होगा, और जो ये डिफरेंस है ये एज ए एनर्जी रिलीज होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, जैसे कि आपकी Q वैल्यू, है ना, किसी एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, जैसे कि आपकी Q वैल्यू। तो आपसे बात है कि जब हम रिएक्शंस की बात करेंगे ना इस तरह से, तो जस्ट आप इसमें इस तरह से लिख लोगे कि Q वैल्यू आपको किस तरह से निकालना है ना, कि कोई भी अगर रिएक्शंस टिपिकल है तो इसमें ऐसा हो जाएगा कि सपोज आपका कोई A1 न्यूक्लियस था, इसने इंटरेक्ट किया किसी A2 न्यूक्लियस से, और इसके प्रोडक्ट में प्रोड्यूस हो गया A3 न्यूक्लियस प्लस A4 न्यूक्लियस प्लस कुछ एनर्जी रिलीज हो, जो कि एनर्जी इसके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हो, तो अलग से एनर्जी नहीं होती, ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है Q वैल्यू इसी के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो A1 न्यूक्लियस ने A2 न्यूक्लियस से रिएक्ट किया, उससे A3 और A4 न्यूक्लियस बने, और इस रिएक्शन की कुछ Q वैल्यू होती है। अब ये Q वैल्यू मास डिफरेंस की वजह से आ रहा है, हाँ, कि भाई जो मास डिफरेंस है वही एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं Q वैल्यू। तो जब मैं यहाँ पे Q वैल्यू निकालूंगा मैं जस्ट लिख दूंगा कि Q वैल्यू की वैल्यू हो जाएगी m1 plus m2, दिस इज द मास ऑफ द A1 and A2 minus m3 plus m4, this is the mass of the reactant, this is the mass of the product, ये जिससे ज्यादा है ना, और इसी को जब मैं एनर्जी में कन्वर्ट करूंगा तो मैं सीधे इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यही जो चीज होती है वो क्या होती है, जैसे कि आपकी Q वैल्यू होती है ना, तो ध्यान रखना Q वैल्यू जो होगी ना इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो आप ऐसे कैलकुलेट करोगे, या कभी कभी Q वैल्यू हम बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में भी निकाल लेते हैं। अगर मुझे ये पता है, इसमें ध्यान रखना कि जो M1 M2 है ना, ये मास ऑफ द न्यूक्लियस है, ये जो सारे जो मास में ले रहा हूँ M1 plus M2, दिस इज द मास ऑफ द न्यूक्लियस, A1 का मास M1 है, A2 का मास M2 है, सो अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में निकालना है तो जस्ट ये रिवर्स हो, Q वैल्यू की वैल्यू आपकी हो जाएगी E3 plus E4, है ना, माइनस आपका हो जाएगा E1 plus E, है ना, और इसमें आपको जो बाइंडिंग एनर्जी है तो इसमें तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, तो इसमें जो ये जो टर्म्स हैं दिस इज नोन एज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, है ना, कि अगर A1 न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी E1 है और A2 न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी A2 है और इसकी बाइंडिंग एनर्जी ये, तो प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी के सम से जब रिएक्टेंट को माइनस करेंगे तो उससे क्या आ जाएगा, जैसे कि आपका Q वैल्यू है, मास और बाइंडिंग एनर्जी का रिलेशन अपोजिट, है ना, कि ये आता है डिराइव कर, जस्ट आपको याद रखना है कि मास में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को माइनस करेंगे, और जब बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में हम Q वैल्यू निकालेंगे तो रिएक्टेंट से सॉरी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट के मास को माइनस करेंगे, तो उससे आपका Q वैल्यू आ जाएगा। तो सबसे पहले हम Q वैल्यू निकालना जानते हैं, कोई भी अगर न्यूक्लियस रिएक्शंस होगा तो उसकी Q वैल्यू बेसिकली आपकी कितनी है, देखो वही तो सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसके अलावा ध्यान रखना कि कोई भी जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं ये फिजिक्स के फंडामेंटल लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसको फॉलो करते हैं, भाई सिंपल सा में कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शंस की हम बात करें तो इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर एंड लीनियर मोमेंटम फॉलो होता है, ये न्यूक्लियर रिएक्शंस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ linear and angular momentum, are followed, angular momentum right is followed, इसमें लॉ ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम में क्या होगा, जैसे आपको फॉलो होगा। तो पहला तो कांसेप्ट ये हो गया कि आपने Q वैल्यू निकाल लिया, और दूसरा कांसेप्ट हो गया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, जैसे आपको फॉलो होगा। और तीसरी चीज है कि इस पूरे प्रोसेस में चार्ज कंजर्व है, कि थर्ड अगर हम ये ग्राफ में हटा देता हूं यहाँ से, कि थर्ड जो इसमें हम किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करेंगे तो इसमें
चार्ज भी कंजर्व रहता है ना, कि यहाँ पे क्या कंजर्व रहेगा, बेसिकली आपका चार्ज रिमेन कंजर्व, तो भाई चार्ज भी कहीं पे भी नहीं जाएगा, वो भी कंजर्व रहेगा। चार्ज कंजर्व होने का मतलब ये है कि जो न्यूक्लियर में चार्ज होता है वो प्रोटॉन में तो होता है, तो मतलब Z1 प्लस Z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कि आपका Z3 प्लस Z, हाँ, कि अगर A1 का आपको एटॉमिक नंबर दिया हुआ है तो इन दोनों का सम इन दोनों के सम के इक्वल, चार्ज कंजर्व रहेगा। इसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ हैवी पार्टिकल भी होता है, कि हैवी पार्टिकल आल्सो, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आल्सो रिमेन कंजर्व, हाँ, कि इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी क्या होंगे, जैसे कि आपके कंजर्व होंगे, है ना। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होने का मतलब ये है कि A1 प्लस A2 की वैल्यू जो होगी ये A3 प्लस A4 के इक्वल होगी, है ना। तो प्रोटॉन और उसमें आपस में कन्वर्जन हो सकता है डिफरेंट सब्सटेंस में, लेकिन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो होंगे वो कंजर्व होंगे। तो इन दोनों के मास नंबर का सम प्रोडक्ट के मास नंबर के सम के इक्वल। तो आपस बात है कि कोई भी अगर न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहा है ना, रिएक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस, तो उसमें फिजिक्स के ये फंडामेंटल लॉ क्या होते हैं, जैसे कि आपके वैल्यू, भाई क्यू वैल्यू आपने निकाल लिया, और आपको ध्यान रखना कि वैसे तो क्यू वैल्यू पॉजिटिव होती है, वैसे तो जो भी आपका रिएक्शंस होंगे ना, इसमें जो क्यू वैल्यू होती है, ये वैल्यू क्या होती है, जैसे कि आपकी पॉजिटिव होती है ना, मतलब इसमें जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो क्यू वैल्यू अगर किसी रिएक्शन में पॉजिटिव आ रहा है तो इसी रिएक्शंस को हम, है ना, कि जो रिएक्शंस हो गए, रिएक्शन कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो एनर्जी सिस्टम से रिलीज होगी। और क्यू वैल्यू अगर नेगेटिव होगा तो इसी तरह के रिएक्शंस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस इज नोन एज ए एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब होता है एनर्जी रिक्वायर्ड, है ना, कि एंडोथर्मिक का सिंपल सा मतलब हो जाएगा कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द रिएक्शन, है ना, कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट रिएक्शन, है ना, कि इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड तो क्या हो जाएगा, इसलिए आपका इनिशिएट रिएक्शन, है ना। तो ध्यान रखना कि एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। और यहीं पे एक थोड़ा सा फॉर्मूला होता है जो कि वैसे तो उतना वैलिड नहीं है, लेकिन कभी कभी आ सकता है। हम यहाँ पे निकालते हैं कि किसी भी एंडोथर्मिक एनर्जी को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना, इसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। एंडोथर्मिक को रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ना, वी कॉल्ड एज अ थ्रेशोल्ड एनर्जी। जो थ्रेशोल्ड एनर्जी ETH होगा, इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी -Q इंटू 1 प्लस M1 बाई M2। क्या है कि भाई किसी भी रिएक्शन से Q वैल्यू तो आप यहाँ से निकाल लोगे। M1 M2 क्या है, इन दोनों का मास, एक का मास M1 है, दूसरे का मास अगर M2 है तो माइनस साइन इसलिए रहेगा क्योंकि Q वैल्यू नेगेटिव होती है। जब Q वैल्यू की नेगेटिव वैल्यू आप पुट करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। 1 प्लस M2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्रेशोल्ड एनर्जी आएगी। तो भाई इसमें तो एनर्जी अपने रिएक्शन अपने आप होगा, एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन इसको इनिशिएट करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो इसीलिए इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होगा ना, इसमें ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट, क्यू वैल्यू, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, चार्ज कंजर्व रहेगा, और जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होंगे वो भी क्या रहेंगे, जैसे आपके कंजर्व होंगे, एक से दूसरे में वो कन्वर्ट होंगे, लेकिन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पूरे रिएक्शंस में क्या रहेंगे, जैसे आपके कंजर्व, राइट। तो इसी के बेसिस पे हम न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ते हैं। ये थोड़ा सा इसमें इसी के बेसिस पे वी स्टडी द न्यूक्लियर रिएक्शन। ओनली फ्लॉ ऑपोजिट, क्या आपका, ओके, इसका हम आते हैं। देखो न्यूक्लियर रिएक्शंस की दो ब्रॉड कैटेगरी होती है, कि जब भी हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करेंगे ना रिएक्शंस की, तो इसकी दो ब्रॉड कैटेगरी होती है। एक तरह का रिएक्शन जो होता है इसको हम बोलते हैं फिजन रिएक्शन। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज ए फिजन रिएक्शन। तो फिजन रिएक्शन के बारे में हम जानते हैं
है ना। सिंपल सा फिजन रिएक्शंस की आप बात करोगे तो फिजन रिएक्शन जो होता है दिस इज द ब्रेकिंग ऑफ heavy nucleus into smaller fragments, smaller nucleus of comparable mass with release of energy. The breaking of heavy nucleus into a smaller nucleus of comparable mass with release of energy is called fission. Reaction. तो इसी को हम बोलते हैं फिजन रिएक्शन, है ना। तो जैसे कि इसका जो टिपिकल एग्जांपल होता है यूरेनियम का, यूरेनियम 235 से अगर कोई स्लो न्यूट्रॉन आके कोलाइड करे, है ना, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अपने कंपोनेंट्स में, तो अलग अलग न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जो नॉर्मल हम ले रहे हैं यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गया सपोज बैरियम 56 141 प्लस क्रिप्टॉन में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो जो क्रिप्टॉन का हम ले लेंगे दैट इज 36 एंड 92, 36 एंड 92 प्लस इसमें एक रिएक्शंस में 3 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं, क्योंकि इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। अगर ये 92 है तो इन दोनों का सम 92 होगा। अगर ये 235 प्लस 236 हो गया तो इन दोनों का भी सम 236 होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन रिलीज हो गए प्लस इस रिएक्शंस की कुछ क्यू वैल्यू, और वो क्यू वैल्यू हम ऐसे निकालेंगे तो रिएक्टेंट का मास से प्रोडक्ट के मास को माइनस करेंगे तो आ जाएगा, या बाइंडिंग एनर्जी को माइनस करेंगे तो उससे भी क्या आ जाएगा इस रिएक्शंस की क्यू वैल्यू। तो अगर ना इस रिएक्शंस की जो क्यू वैल्यू होती है वो बहुत लार्ज है, इसलिए तो न्यूक्लियर रिएक्शंस ज्यादा पावरफुल है। ये नॉर्मल रिएक्शन की क्यू वैल्यू बहुत कम होती है, इन न्यूक्लियर रिएक्शंस में इससे पर रिएक्शन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है एक रिएक्शन, और ऐसे ऐसे मिलियंस रिएक्शंस होते हैं। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी इससे रिलीज होती है वो बहुत लार्ज है, जिसको कि हम बाद में यूज करते हैं। ये आपका एक टाइपिकल रिएक्शन आ गया कि यूरेनियम से एक न्यूट्रॉन ने कंबाइन किया, बेरियम एंड क्रिप्टॉन में कन्वर्ट हो गया और इससे 3 न्यूट्रॉन रिलीज और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। जो 3 रिलीज हो रहा है ना इससे कुछ फायदा होता है, जैसे सिंपल सा आप ध्यान दो कि यहाँ पे एक यूरेनियम 235 है, इससे अगर एक न्यूट्रॉन इंटरेक्ट कर रहा है तो इससे 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं। 3 न्यूट्रॉन 3 न्यूक्लियस से कंबाइन करेंगे फिर 3 प्रोड्यूस होंगे, है ना। ये भी आपके फिर 3 से करेंगे, तो इसी तरह के रिएक्शंस को हम बोलते हैं चेन रिएक्शन। इस तरह से चेन रिएक्शन हो जाती है। दिस रिएक्शन इज सिंपली नोन एज ए चेन रिएक्शन, है ना। भाई हर रिएक्शन में 3 न्यूट्रॉन्स जो निकल रहे हैं उससे एक चेन रिएक्शन आ जाती है। और अगर हम चेन रिएक्शन को कंट्रोल नहीं करेंगे, चेन रिएक्शन if not controlled then result in explosion कि अगर हम इसमें कंट्रोल नहीं करें तो इसमें क्या हो सकता है कि आपका एक्सप्लोजन हो सकता है। लेकिन नॉर्मली हम कंट्रोल करते हैं, है ना, कंट्रोल करके इसको यूजफुल फॉर्म में लेके आते हैं। अगर चेन रिएक्शन को हम कंट्रोल कर लेंगे तो किसी को यूजफुल फॉर्म में लेके आएंगे। तो ये तो रिएक्शन होती है, इसी को हम बोलते हैं फिजन रिएक्शन। ऐसे इसी का अपोजिट फ्यूजन रिएक्शन, है ना, कि हम यहाँ पे बात करेंगे जैसे कि आपकी किसकी फ्यूजन रिएक्शंस, हाँ, जैसे आपने फिजन बोला है वैसे हम बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की। तो फ्यूजन जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, है ना। हम यहाँ पे बात करते हैं जैसे कि आपके फ्यूजन रिएक्शन, है ना। तो फ्यूजन रिएक्शन के सिंपल से डेफिनेशन की होगी, हाँ, the process in which two light nuclei combine to form a nucleus with release of energy.
with release of energy. Release of energy is called fusion. Is called fusion. इसी को हम क्या बोलते हैं? इसलिए आपको फ्यूजन बोलते हैं. The process in which the two light nuclei combine to form a nucleus with release of energy is called the fusion. है, लेकिन जो फ्यूजन रिएक्शंस होता है ना, ये इसको स्टार्ट अपने आप नहीं होंगे, है ना? ये इसको बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है ना? फ्यूजन रिक्वायर्ड which required very high temperature, very high temperature, है ना? to overcome, है ना? बहुत पास लाना होता है. overcome Coulombian barrier, Coulombian potential barrier, potential barrier, है ना? तो कई बार क्या होता है ना, ये रिएक्शन अपने आप नहीं होगा, बहुत हाई टेम्परेचर पे वो क्लोज आएंगे तभी रिएक्शन होता है. तो इसको हम बोलते हैं फ्यूजन रिएक्शन. जो कि किसी भी सन या स्टार में सोर्स ऑफ एनर्जी, सन या स्टार में जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो फ्यूजन रिएक्शन है. तो या हम ऐसा बोलते हैं कि जो ड्यूट्रियम है ना, ये जब कंबाइंड होके हीलियम में कन्वर्ट होता है ना, तो इससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो आपकी 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है. दो ड्यूट्रियम जो कंबाइंड होंगे हाई टेम्परेचर पे और हीलियम फॉर्म करेंगे, तो उससे एक रिएक्शंस में इतनी एनर्जी होगी. और ऐसे मिलियंस ऑफ रिएक्शंस होते हैं. तो सन या स्टार में सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो फ्यूजन रिएक्शंस है, राइट? तो दो तरह के रिएक्शंस हमने डिफाइन किए, फ्यूजन रिएक्शंस एंड फ्यूजन रिएक्शन. और कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शंस है किसी भी फॉर्म का, वो जो मैंने चार प्रिंसिपल बनाया उसको जरूर बोला है कि जो चार प्रिंसिपल है उसको कोई भी रिएक्शंस क्या करते हैं जैसे आपने फॉलो करते हैं, राइट? ये तो जस्ट इसकी थोड़ी सी थ्योरी थी. देख लो आप से. है ना? तो इसी के बेसिस पे विल टेक फ्यू न्यूमेरिकल्स, है ना? जो भी हमने पढ़ा है इसके बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल ले लेते हैं, है ना? कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा इसकी थ्योरी नहीं है, लेकिन जो मैंने बताया वो आना चाहिए आपको. तो विल टेक फ्यू न्यूमेरिकल्स, उससे थोड़ा ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं इसे. ओके, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन. कल भी ये क्वेश्चन आया था लेकिन अभी आप नहीं कर सकते इसे.
Okay, you can go for this question. है ना, बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ है आपको पर न्यूक्लियस, तो आपको निकालना है कि इसकी क्यू वैल्यू कितनी हो। मतलब एक तो डाटा वाइज आपको याद ही है, लेकिन वो याद नहीं करना है, स्लाइड को निकालना है कि कितनी इसकी क्यू वैल्यू है। अगर दो न्यूट्रॉन फ्यूज होकर हीलियम बना रहे हैं तो कितना क्यू वैल्यू इसका होगा, इस पूरे प्रोसेस में कितनी एनर्जी रिलीज होगी। हाँ निमिषा, सही आंसर है आपका, सही है। इसमें एक पॉइंट होता है, वही मुझे समझाना होता है, उसके बाद तो आप जान ही जाते हो इससे। ये तो इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, तो इसका 23.6 आंसर आ रहा है ना। देखो मैं बताता हूँ कैसे होगा ये। देखो अभी आपने बोला कि जब हम इसकी क्यू वैल्यू निकालेंगे, तो सपोज इस न्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी E1 है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी E2 है, और इसकी बाइंडिंग एनर्जी, सॉरी, इसकी भी E1 होगी, सेम ही तो है, इसकी बाइंडिंग एनर्जी E2 हो जाएगी। तो जब आप इसकी क्यू वैल्यू निकालोगे ना, तो जस्ट आपका ये हो जाएगा भाई E2 माइनस ट्वाइस ऑफ E1। तो बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में प्रोडक्ट से हम रिएक्टेंट को माइनस करते हैं। अब धन भाई जो ये चीज दिया हुआ है ना कि इसका 1.1 है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका जो दिया हुआ है वो 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, ये इसकी बाइंडिंग एनर्जी नहीं दी हुई है।
ये इसका दिया हुआ है B/A इतना है 2He4 का बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियॉन है पर न्यूक्लियॉन की इतनी बाइंडिंग एनर्जी है टोटल बाइंडिंग एनर्जी से तो आप मल्टीप्लाई तो करोगे नंबर से तो इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से जो E1 की वैल्यू आएगी ना ये आपका 2 इंटू 2.2 हो जाएगा ये ध्यान रखना है ना कि इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आपका 1.1 तो पर बाई ए है 2 न्यूक्लियॉन्स पे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे एक जो बाइंडिंग एनर्जी इसकी E1 की वैल्यू होगी वो 2.2 होगी ऐसे 7 जो है ना वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स है इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 4 है तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 28 है ना तो इससे जब इलेक्ट्रॉन बोल रहा है ये जो कि नॉर्मल होता है भाई इस तरह से न्यूट्रॉन जब फ्यूज होकर हीलियम बनाते हैं तो हमें पता भी होता है कि कितनी एनर्जी है हो सकता है डिफरेंट आंसर आ सकता है तो 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज होगी तो ये ध्यान रखना है आपको क्वेश्चन में आपको B/A दिया होगा आपको बाइंडिंग एनर्जी यूज करनी है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से मल्टीप्लाई करके हम उसको क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको ये आपका आ गया तो इस चीज के बारे में हम केयरफुल रहते हैं ऐसे ही हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे ओके ओके यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है बस थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट है 1s2 1s2 2He4 में गया है ना यहाँ पे 4.0024 है ये ध्यान रखना जो हीलियम की जो मास है 4.0024 और U का मतलब एटॉमिक मास यूनिट हो जाए
हाँ सही है निमिषा, आंसर इज करेक्ट, सही होता है आपने। हाँ हाँ सेम फ्यूजन रिएक्शन ही दोनों है, सही बात बोल रहे हो। दोनों फ्यूजन रिएक्शन ही है। कृतिका योर आंसर इज करेक्ट, सही आंसर है, बिल्कुल सही है। बस आपको कैलकुलेट करना है जो डाटा दिया हुआ है। दोनों सेम रिएक्शंस हैं, लेकिन डाटा के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत आंसर में वेरिएशन हो सकते हैं। तो आपको डाटा के अकॉर्डिंग आंसर करना है ना। आपको अभी पता है कि जस्ट ग्राइंडिंग एनर्जी का टर्म निकाला, अब आपको मास दिया हुआ। तो मास के टर्म्स में अगर इसका मास m1 है, इसका m1 है, इसका m2 है, तो Q वैल्यू की वैल्यू ये होगी 2m1 माइनस m2। और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे तो 931.5 से मल्टीप्लाई। वैसे m1 m2 की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, m1 और m2 की वैल्यू दी हुई है कि ड्यूट्रियम का मास जो है वो 2.0141 mu, और जो आपका हीलियम एटम का मास है m2, ये आपको दिया हुआ है बेसिकली आपका 4.0024 m। इसको एज इट इज यहाँ पुट कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा। तो इससे इसका आंसर 24 है, 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको ये क्वेश्चन हमेशा से कि भाई या तो बाइंडिंग एनर्जी दिया होगा, क्यू वैल्यू निकालना होगा, या मास दिया होगा और क्यू वैल्यू निकालना। तो इस तरह से हम मास या बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में क्यू वैल्यू क्या करते हैं, क्या। तो सबसे पहला चीज ये है कि हाउ टू फाइंड आउट द क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करें, क्योंकि वही सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इस तरह से हम क्यू वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो दोनों सेम ही क्वेश्चन थे, लेकिन एक मास के टर्म्स में, दूसरा बाइंडिंग एनर्जी है ना। तो इसमें थोड़ा सा न्यूक्लियर रिएक्शंस जो है ना, ये अब तक जो भी हमने पढ़ा है उसमें सबसे क्रिटिकल होता है। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। चलो इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट जो है, ओके यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ निमिषा सही आंसर है, कृतिका सही आंसर है, वरिषा सही आंसर है। बैलेंस करके जो आंसर आता है वो सही होगा, है ना। सही बात है, इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। तो 1H1 हो जाएगा, तो तभी आपके जेड और ए दोनों सेम रहेंगे, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। 1H1 इज द करेक्ट आंसर। चलो राइट, तो इसको मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। ओके यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन।
ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेक कर लेता हूँ मैं इसमें, चेक कर लेता हूँ। अब इसमें सबका आंसर अलग अलग आ रहा है, तो ध्यान दो इसमें। मैं चेक करता हूँ आंसर आपको। वरिशा, आंसर इज करेक्ट। बाकी आंसर तो कोई सही नहीं आ रहा है अभी, चेक करो जरा। प्रोसेस जो कि एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करने का मतलब है कि फाइनल बाइंडिंग एनर्जी जो होगी वो इनिशियल से ज्यादा होगी, तभी एनर्जी रिलीज होगा। मास कम होता है, एनर्जी जब बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है तब एनर्जी रिलीज होती है ना। बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा, इसलिए आपके यहाँ पुलकित, योर आंसर इज करेक्ट, अभी जो आपने भेजा। है ना, बाइंडिंग एनर्जी अगर फाइनल ज्यादा होगी ना इनिशियल से, तभी एनर्जी रिलीज होगी। और ये बी बाई ए दिया हुआ है, तो आपको पहले बाइंडिंग एनर्जी ए से मल्टीप्लाई करके निकालनी पड़ेगी, तब आप कंपेयर कर पाओगे। है ना, इससे बी बाई ए से कंपेयर नहीं, बल्कि हम कंपेयर कर पाएंगे जब आप टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकालोगे। है ना, तो कंपेयर करके ही आपका आएगा। है ना, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगा तभी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। मेरे ख्याल से अब आपका आ गया होगा आंसर। है ना, तो उस टर्म्स में हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। हाँ सही है ना, तो इसका सी ऑप्शन सही आ रहा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। है ना, कि जो सी ऑप्शन है वो क्या हो रहा है, बेसिकली आपका करेक्ट आ रहा है। सी इसलिए करेक्ट आ रहा है
तो भी जब W से 2y में कन्वर्ट होगा तो W का B बाई A 7.5 है, 120 उसका A है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी? जब ये 2y में कन्वर्ट होगा तो y का 8.5 into 30 हो जाएगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होगी। बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हो रही है मींस इसमें एनर्जी रिलीज, एनर्जी क्या होती है इसलिए आपकी रिलीज, भाई मास कम होता है तब एनर्जी रिलीज होती है और बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो रिएक्शंस इससे कम एनर्जी होगी तो सिर्फ इसी रिएक्शंस में एनर्जी क्या होगी इसलिए आपकी रिलीज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इस तरह से ग्राफ आएगा उससे आपको इंटरप्रेट करना है, तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको सबका चेक करना पड़ेगा न्यूक्लियर कंजर्व नहीं इसमें, सर, किसी में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कंजर्व नहीं है। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कंजर्व नहीं है ऐसा दिया हुआ है। हाँ हो सकता है इसमें ना इल फ्रेंड क्वेश्चन होगा, सही बात है कि उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो सकता है, देखो इसलिए कंजर्व नहीं है ना क्योंकि हो सकता है कुछ पार्टिकल्स उसने बैलेंस करने के लिए यूज किए होंगे, मे बी कुछ न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन उसको शो नहीं किया। समझ गए बात, एक्चुअल रिएक्शंस में ना कुछ न्यूट्रॉन वगैरह रिलीज हो रहे होंगे, है ना, तो उसको तो न्यूक्लियस वाले डायग्राम में नहीं आएंगे ना वो, तो इसलिए वो आपको बैलेंस नहीं लग रहा क्योंकि एक्चुअल रिएक्शन तो इसने शो नहीं किया ना, तो सिर्फ इस तरह से बोल रहा है कि भाई ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, मतलब रिएक्शन कंप्लीट है, इसके साथ और भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, है ना, तो उसकी तो कोई बाइंडिंग एनर्जी होगी नहीं, जैसे न्यूट्रॉन है अगर वो आइसोलेटेड है तो उसकी कोई बाइंडिंग एनर्जी नहीं यस सर। है ना, तो इसलिए वो शो नहीं कर रहा, इसलिए वो बैलेंस नहीं हो रहा है। तो इसने तो बोला कि W इसमें कन्वर्ट हो रहा है, क्या होगा, कंप्लीट रिएक्शन नहीं दिया हुआ इसने, है ना, कंप्लीट रिएक्शंस नहीं दिया। चलो उसके बाद एक और क्वेश्चन अच्छा लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं लेकिन वो आपको आने चाहिए, अगर पहले नहीं किया होता तो कई बार फंस जाते हैं हम इसमें। ओके ये कर लेते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा सब्जेक्टिव टाइप है तो इससे कई न्यूमेरिकल्स में आपको हेल्प मिलेगी। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें कई चीजें आपको पूरे रिएक्शंस की डिटेल यूज करनी है।
मेन तो इक्वेशन लिखना है, बाकी तो कैलकुलेट कीजिए। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इसे, है ना, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, काफी टाइम लग जाएगा आपको, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ऐसे सॉल्व करना है आपको इसमें। तो क्या है, सबसे पहले तो हम इस रिएक्शंस की क्यू वैल्यू निकालेंगे, है ना, कि सबसे पहले जो क्या करोगे, इस रिएक्शंस की आप क्यू वैल्यू निकालोगे कि भाई क्यू वैल्यू इसकी है कितनी, हाँ, तो व्हाट इज द क्यू वैल्यू, क्यू वैल्यू निकाल सकते हैं इसमें। भाई सबकी आपको बी बाई ए दिया हुआ है ना, तो बी बाई ए सबकी अगर दिया हुआ है तो हम इसकी क्यू वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यू वैल्यू को तो डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होगा ना, जब हम इसको कैलकुलेट करोगे क्यू वैल्यू, तो क्यू वैल्यू 17.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 17.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और ऐसे हो रहा है कि एक प्रोटॉन आके लिथियम को स्ट्राइक करता है और 2 अल्फा पार्टिकल रिलीज होते हैं, अल्फा पार्टिकल का मतलब हीलियम न्यूक्लियस, हाँ, कि 2He4 क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे, हाँ, 2He4 क्या होंगे, रिलीज होंगे, तो 4 आ जाएगा ना, इससे तो उसकी बैंडिंग एनर्जी है। तो यहाँ से क्यू वैल्यू आपकी इतनी आ गई। अभी क्यू वैल्यू कहाँ जाती है, तो नाम से क्यू एनर्जी वैल्यू क्या होती है, जैसे प्रोटॉन की कुछ काइनेटिक एनर्जी केपी है सपोज, है ना, कि प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या है, बेसिकली आपकी केपी। लिथियम की तो कोई काइनेटिक एनर्जी थी नहीं, तो हम बोलेंगे केपी तो पहले से प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी थी, उसमें ये क्यू वैल्यू ऐड हो गई, रिएक्शंस में कुछ क्यू वैल्यू बन गई, क्योंकि ये तो रेस्ट पे था। भाई लिथियम अगर रेस्ट पे था तो इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी नहीं है, प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी में जो क्यू वैल्यू होगी वो ऐड हो गई, और ये सारी की सारी अल्फा पार्टिकल ने गेम, जो क्यू वैल्यू होती है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चली जाती है, ये फर्दर इक्वल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ के, हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी थी, उसमें कुछ क्यू वैल्यू ऐड हो गई रिएक्शंस की जो कितनी है, और सारी की सारी दोनों की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट, के की काइनेटिक एनर्जी अगर के अल्फा है तो 2 के अल्फा में चला गया, एनर्जी को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। पहला तो हमने एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन निकाली, और यहाँ से आपका क्यू वैल्यू भी आ गई। तीसरी आपको पता है कि जो भी ये प्रोसेस है इसमें फोर्सेस जो इन्वॉल्व है वो इंटरनल है, अगर फोर्सेस इंटरनल है तो मोमेंटम कंजर्व है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट, हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट, इस पूरे प्रोसेस में लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, है ना। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए देखो, एक तो फॉर्मूला मोमेंटम का ये होता है P इक्वल टू mv, हमने इस केस में हम इसको यूज नहीं करते, क्योंकि यूजली आप सारे जो है ना वो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में चीजों को लिख रहे हो, ये सारे टर्म्स जो लिख रहे हो किसके टर्म्स में लिख रहे हो, जैसे कि आपकी काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, तो आपने ये बोला ना कि इस तरह से कोलाइड हुआ और अल्फा पार्टिकल इनिशियल डायरेक्शन से थीटा एंगल पे निकल, और इस थीटा की वैल्यू उसने दी रखी है कि थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/4, हाँ, तो हम बोलेंगे कि भाई ये वाला फॉर्मूला यूज करने का फायदा नहीं है, तो बाकी सारी चीजें काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, तो उसका आप √2m के लेंगे, हाँ, काइनेटिक एनर्जी को हम √2 मोमेंटम को हम इसके फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो पहले मोमेंटम सिस्टम का कितना था, पहले सिस्टम का मोमेंटम था √2 मास ऑफ प्रोटॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, ये था मोमेंटम। जब प्रोटॉन की अगर काइनेटिक एनर्जी केपी है तो उसका मोमेंटम ये होगा, लिथियम का तो कोई मोमेंटम था नहीं। अब आपको पता है कि वर्टिकल डायरेक्शन में तो मोमेंटम कैंसिल हो गए, वर्टिकली तो कंजर्व कर रहे हैं, तो ये फर्दर इक्वल हो जाएगा √2 मास ऑफ अल्फा इनटू के ऑफ अल्फा, है ना, इनटू कॉस थीटा, इसका कॉस कंपोनेंट, है ना, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो, हाँ, तो अगर इसका मोमेंटम हम देखें
तो √2m अल्फा इंटू के अल्फा होगा, लेकिन आपको तो कॉस कंपोनेंट लेना है, दोनों में कॉस कंपोनेंट आपके ऐड हो गए, तो ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 3। तो 3 इक्वेशन आपके पास आ गई, एक इक्वेशन से आपने Q वैल्यू निकाली, एक इक्वेशन से एनर्जी कंजर्व कर दिया और एक इक्वेशन आपकी है। इन तीनों को आप सॉल्व कर लो, इन तीनों को सॉल्व कर दो तो आपसे ये केपी को पूछा गया था कि अगर ऐसा हो रहा है तो केपी की वैल्यू कितनी, तो केपी की वैल्यू तो कहने का मैकेनिक्स जैसे ही सारे कंसेप्ट हम इसके यूज करते हैं। तो इसका जो आंसर है आप एक बार वेरीफाई कर लेना, मेरे पास जो आंसर लिखा हुआ है 17.28 लिखा हुआ है, मेरे पास जो आंसर लिखा हुआ है वो कितना लिखा है कि आपका 17.28 ही आ रहा है। हाँ, मतलब इस पूरे को सॉल्व करके ना ये चीज आ जाती है कि सबको जब हम सॉल्व करेंगे तो केपी एंड के अल्फा की वैल्यू सेम आ जाती है, केपी और के अल्फा की वैल्यू क्या आ जाती है, सेम आ जाती है। हाँ, कि जब सबको हम सॉल्व करेंगे तो केपी और के अल्फा क्या होगा, सके आपका सेम आ जाएगा। और अगर केपी एंड के अल्फा सेम आ गया इस पूरे को यूज करके, है ना, तो आप जो केपी या के अल्फा की वैल्यू होगी ये फिर क्यू वैल्यू की इक्वली तो आ जाएगी अगर दोनों सेम है तो। हाँ, तो उस इक्वेशन से अगर हम ध्यान दें केपी और के अल्फा अगर सेम है तो केपी और के अल्फा की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, Q। मतलब यहाँ से केपी की वैल्यू क्यू वैल्यू के इक्वल आ जाएगी, मींस इसका आंसर 17.28 निकलेगा। हाँ, तो इतनी इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये सारे स्टेप्स इसमें इंपॉर्टेंट है ना, कि कैसे हमने क्यू वैल्यू निकाला, फिर ये जो क्यू वैल्यू है जाती कहाँ पे, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चली जाती है, कहीं दूसरे फॉर्म में नहीं रहती है, इसी के काइनेटिक एनर्जी में चली। और तीसरा मोमेंटम इस केस में क्या रहेगा, जैसे आपका कंजर्व, ये हम कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, एक बार क्या होता है स्ट्राइक करके एक 90 पे चला गया, एक ऐसे चला गया, तो सारे केस में वो इक्वेशन यूज करनी है, हाँ, उसी इक्वेशन को यूज करके इसके न्यूमेरिकल्स हम अटेम्प्ट करें, तो उस तरह से हम कर सकते हैं, हाँ, तो इस क्वेश्चन की भी आपको प्रैक्टिस थोड़ी सी होनी चाहिए। ये आपका आ गया। चलो यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। हाँ, ये भी वैसे क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी इतना है, एक न्यूक्लियर रिएक्शंस को इनिशिएट कर रहा है, क्यू वैल्यू इतना है ना। सही है, न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है।
इसमें कैलकुलेशन काफी होगा मेरे पास। बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है तो नॉर्मल आईटी एडवांस वाले भी इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। वहां से पता नहीं आती है यहाँ पे, तो कोई नहीं सॉल्व कर लो। चलो आई विल एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, है ना। मैं बता देता हूँ इसे, टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं। देखो कुछ नहीं इसमें, ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। ये एक अल्फा पार्टिकल इससे कोलाइड करता है, कार्बन में कन्वर्ट होता है और न्यूट्रॉन रिलीज होता है। इससे कुछ प्रोसेस बनाया हुआ है कि ये तो रेस्ट पे है, इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है, और जब ये स्ट्राइक कर रहा है तो इनिशियल डायरेक्शन जो अल्फा पार्टिकल की है उससे न्यूट्रॉन काइनेटिक 90 डिग्री चला जाता है, हाँ, विद काइनेटिक एनर्जी की है। लेकिन सी भी रेस्ट पे ही रहेगा ना, सी भी एक को ऐसे जाना होगा, देखो मोमेंटम कंजर्व होगा। लीनियर मोमेंटम तभी कंजर्व होगा जब ये किसी एंगल पे है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में। तो देखो सबसे पहले तो हम एनर्जी की इक्वेशन लिख लेते हैं कि भाई जो के अल्फा था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल, इसमें क्यू वैल्यू, और ये इक्वल हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार्बन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन। तो ये जो भी एनर्जी इनपुट वाली थी वो सारी दोनों की काइनेटिक एनर्जी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ना। तो एनर्जी कंजर्व तो आपने कर लिया, एनर्जी कंजर्व, लेकिन एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन मोमेंटम के अकॉर्डिंग होता है। तो मोमेंटम कंजर्व करेंगे सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, कि आप सबसे पहले मोमेंटम कंजर्व करोगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो आपको पता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पहले जो मोमेंटम था वो आपका ये था √2 m अल्फा इंटू के अल्फा, ये तो था। और अब जो होगा ये आपको हो जाएगा √2 mc इंटू के सी, इसका कॉस कंपोनेंट, इक्वेशन 2। ऐसे ही वर्टिकल डायरेक्शन में कैसे किया है मोमेंटम आपने, ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में भी करोगे। वर्टिकल डायरेक्शन में तो मोमेंटम कंजर्व होगा वाई एक्सिस के अलोंग। तो वर्टिकल डायरेक्शन में पहले तो कोई मोमेंटम था ही नहीं। अब जो मोमेंटम है वो कितना है, √2 और ट्वाइस ऑफ mn इंटू के है, माइनस √of ट्वाइस ऑफ mc इंटू इक्वेशन को सॉल्व, इसी एन का सम आ जाएगा, है ना। इन दोनों रिलेशन से मास सबका आपको बताया है, तो सब निकालो। तो आपको ये kn निकालना है कितना, तो kn की वैल्यू जो आंसर आ रही है वो 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन है ना। kn की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है आपकी 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन, है ना। मींस आपका जो ऑप्शन था इस क्वेश्चन में दैट वाज द सी ऑप्शन वाज द, है ना। वही चीज है, मतलब जो न्यूक्लियर रिएक्शंस में भी ना, जो मैंने जो 4 रूल्स बनाए थे कंजर्वेशन वगैरह के, वो सारे वैलिड होते हैं।
है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप सॉल्व करते थे कि 11th में कि जाके कोलाइड किया, एक्सप्लोड हो गया बॉम्ब, तो अगर एक फ्रैगमेंट ऊपर गया, दूसरा फ्रैगमेंट ऐसे गया, तो एंगल पे गया, या उसकी स्पीड कितनी होगी। वही चीज ये भी है, बस आपको थोड़ा सा एक एडिशनल इक्वेशन आपकी है, के अल्फा में क्यू वैल्यू ऐड होगा और दोनों जो रिजल्ट प्रोडक्ट के पार्टिकल्स होंगे दोनों की काइनेटिक एनर्जी के सम के इक्वल। फिर उसके बाद डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन, वर्टिकल डायरेक्शन, और उसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू। ये आपका था न्यूक्लियर फिजिक्स। दैट इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में आपकी मॉडर्न फिजिक्स की लास्ट क्लास होगी, उसके बाद छोटे छोटे चैप्टर्स बच जाते हैं, सेमीकंडक्टर्स होंगे, वो बहुत बड़े कोई चैप्टर नहीं उसमें, फटाफट हो जाएंगे, तो जल्दी ही आपके सारी चीजें खत्म होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव। न्यूक्लियर फिजिक्स के बाद लास्ट टॉपिक जो होता है इसमें, वे स्टडी द रेडियो एक्टिव। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय। Thank you, sir. बाय।